इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। इतवार 12 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद मुआहदा नहीं हो सका। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. ईरान का मुज़ाकरात में जुज़वी पेशरफ्त का दावा, कहा 2-3 अहम नुकात पर इख्तिलाफ राय के सबब मुआहदा नहीं हो सका। We've reached understanding on a number of issues. That's the reality. But regarding 2 or 3 important issues, the views were quite distant and ultimately did not lead to an agreement. पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करते रहेंगे। It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic. इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने लेबनान के साथ अमन मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी है, मगर ईरान के खिलाफ इस्राएल की मुहिम अभी खत्म नहीं हुई। Why did we go out to this campaign? Because Iran was very close to obtaining nuclear weapons and to obtaining the ability to produce missiles, thousands upon thousands of missiles. सऊदी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि बाहमी दिफा के मुआहदे के तहत पाकिस्तानी जंगी तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए हैं और इंडिया की रियासत मणिपुर में 2 बच्चों की हलाकत के बाद हालात एक बार फिर कशीदा। 7 अप्रैल से मणिपुर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अपनी बहन लता मंगेशकर के साय से निकलकर बॉलीवुड की आवाज बन जाने वाली गुलकारा आशा भोसले की खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इतवार की सुबह अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात के बाद बिना किसी मुआहदे के नूर खान एयरबेस से वापस रवाना हुए तो कई सवालात छोड़ गए। क्या मुज़ाकरात खत्म हो गए या अभी बातचीत जारी रहेगी? जंग बंदी का मुस्तकबिल क्या होगा? अमेरिका का अगला लाए अमल क्या होगा? जेडी वैंस ने रवानगी से कबल एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मरकजी नुक्ता यह था कि ईरान से कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका। ताहम तज्जियाकारों की राय में इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत न सिर्फ तारीखी रही बल्कि ये जारी रहने का कभी इम्कान भी मौजूद है। बातचीत पर ईरान का क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान ने किस उम्मीद का इजहार किया है? इससे पहले अमेरिकी नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम नुकात जानना जरूरी है। जेडी वैंस ने कहा कि ईरानी वफ्द से बातचीत हुई, ये एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका के मुकाबले में ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है। उनका कहना था कि हम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाए जहां ईरान हमारी शराइत तस्लीम करता। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. जब उनसे ईरानी जौहरी प्रोग्राम के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी और देरपा मरकजी मकसद है। जेडी वैंस ने बताया कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान उनकी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मौके पर ट्रंप से बात हुई। ताहम जाते जाते जेडी वैंस ने यह कहा कि हम एक बहुत सादा तजवीज़ छोड़कर जा रहे हैं जो हमारी हतमी और बेहतरीन ऑफर है। हम देखते हैं कि आया ईरान इसे मानता है कि नहीं।
Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. इस जुमले से बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि अमेरिका की जानिब से ईरान को पेशकश की गई है और अब इस पर जवाब का इंतजार किया जाएगा। जब जेडी वैंस से सवाल किया गया कि ईरान ने कौन सी शराइत मानने से इनकार किया तो अमेरिकी नायब सदर ने जवाब दिया कि मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि 21 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत के बाद मैं अवामी सतह पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ताहम एक मौके पर उनका कहना था कि मैंने अपनी रेड लाइंस वाज़े कर दी हैं कि हम किन मामलात पर लचक दिखा सकते हैं और किन बातों पर नहीं, और ये चीज़ हमने बहुत खुलकर उनके सामने रखी है। उन्होंने हमारी शराइत तस्लीम नहीं की। जेडी वैंस ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों बहुत बेहतरीन मेज़बान थे और मुज़ाकरात में जो भी कमी रही वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी, जिन्होंने बेहतरीन काम किया और वाकई कोशिश की कि ईरान और हमारे दरमियान मौजूदा खला को दूर करें और किसी मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब हों। Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीसी उर्दू के उमर दराज नंगियाना भी मौजूद थे। उन्होंने वहां क्या देखा, क्या सुना, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन 21 घंटे के तवील मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने आज सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो किसी डील पर नहीं पहुंच पाए और वो बगैर किसी डील के पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी शराइत ईरान के सामने, ईरान के वफ्द के सामने बहुत वाज़ेह तौर पर रखी और उनको बताया कि उनकी क्या रेड लाइंस हैं, वो कहाँ उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं, कहाँ वो उन्हें अकोमोडेट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बुरी खबर ये है कि ईरान ने उनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया, जो उनका प्रपोज़ल था उसको मानने से इनकार कर दिया। जेडी वैंस से ये सवाल किया गया उनके सहाफ़ियों की तरफ से कि थोड़ा इसको एलेबरेट करें, वाज़े करें कि वो कौन सी शराइत थी जो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसा कि ईरान से ये कहा गया कि उनका जो जौहरी हथियारों का प्रोग्राम है वो 1 साल या 2 साल के लिए वो नहीं ऐसा कर सकते कि वो उसको छोड़ दें। वो एक तवील मुद्दत के लिए उनको ये कमिट करना होगा कि वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर उनकी कोई डील नहीं हो पाई। 2 हफ्ते का सीज़ फायर पाकिस्तान के प्रपोज़ल के मुताबिक एग्री हुआ था, उसका क्या बनेगा, क्या उसमें तोसी होगी या वो ख़त्म हो गया है या उसका क्या फ्यूचर है, तो इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जेडी वैंस जो है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने गुड फेथ के अंदर दोनों मुल्कों को यहाँ पर होस्ट किया और इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया, लेकिन उनका ये कहना था कि बुरी खबर ये है कि वो किसी डील के बगैर पाकिस्तान से जा रहे हैं और वो किसी डील पर नहीं पहुँच पाए। दूसरी तरफ जो ईरान की खबरसां एजेंसियाँ हैं वो मुसलसल इन मुज़ाकरात के दौरान भी ये रिपोर्ट कर रही थी कि अमेरिका की तरफ से ईरान से बहुत एक एक्सेसिव पोजीशन से या बहुत एक्सट्रीम पोजीशन से बहुत इस किस्म की डिमांड्स की जा रही हैं जो कि नहीं मानी जा सकती। अब वो डिमांड्स क्या थी इस बारे में ऑफिशियली अभी तक ईरान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन आने वाले चंद घंटों में शायद वो इसकी वजाहत देंगे। लेकिन अब तक हम ये जानते हैं कि 21 घंटे के तवील मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वफ़द जो है अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस के मुताबिक पाकिस्तान से वापस जा रहा है बगैर किसी डील के। अमेरिकी नायब सदर की जानिब से मुज़ाकरात बेनतीजा करार दिए जाने के बाद ईरान का मौक़िफ़ भी सामने आया है। जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि बहुत से मौज़ूआत पर मफ़ाहमत हो गई थी, ताहम 2 या 3 अहम मामलात पर दोनों फ़रीक़ों में इत्तफ़ाक़ राय न हो सका।
जिसके बाइस बिलाखिर मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा ये मुज़ाकरात 40 दिन की मुसल्लत करदा जंग के बाद हुए और बदएतमादी और शकूक व शबहात के माहौल में अंजाम पाए। फितरी बात है कि इब्तिदा ही से किसी एक नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी, किसी को भी ऐसी तवक्को थी ही नहीं। इस्माइल बकाई के मुताबिक इन मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ समेत चंद नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए और हर मौजू की अपनी पेचीदगियां हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती और ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। We've reached understanding on a number of issues. That's the reality. But regarding 2 or 3 important issues, the views were quite distant and ultimately did not lead to an agreement. This is the latest status that I can announce to you. ईरानी पार्लिमान के स्पीकर कालिबाफ ने भी एक्स अकाउंट पर जारी एक बयान में कहा है कि बातचीत के दौरान ईरानी वफ्द में शामिल मेरे साथियों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, ताहम मुखालिफ फरीक मुज़ाकरात के इस दौर में ईरानी वफ्द का एतमाद जीतने में नाकाम रहा। उनका कहना है कि अमेरिका को हमारे मंतक और असूलों के मुताल्लिक़ अंदाज़ा हो गया है। अब फैसला उन्होंने करना है कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात किसी वाज़े हतमी नतीजे के बगैर तो ख़त्म हो गए, जिसके बाद माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। तज्ज़ियाकार माइकल कोगलमैन के मुताबिक अमेरिका एक ऐसा मुआहदा चाहता था जो इसे जंग से निकलने में मदद दे, ताहम बातचीत अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई और मुस्तकबिल में मज़ीद मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। इसी तरह पीटर शिकेफ ने सवाल उठाया कि मुआहदा ना होने के बाद अमेरिका की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, जबकि उनके मुताबिक अमेरिका की मुज़ाकराती पोजीशन कमज़ोर दिखाई दे रही है। साबिक अफगान सफारतकार अशरफ हैदरी ने मुज़ाकरात को एक मस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि दोनों फरीक अपनी रेड लाइन्स वाज़े करने में कामयाब रहे और ये अमल आइंदा बातचीत की बुनियाद बन सकता है। साफी रजा रूमी ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात की नाकामी से खित्ते में कशीदगी, तवानाई का बहरान और आलमी मुआशी अदम इस्तेकाम बढ़ सकता है। ताहम उनके मुताबिक बातचीत का सिलसिला जारी रहने का इम्कान मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम्स और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के मामले पर सख्त मौक़िफ़ रखता है, जो पेशरफ्त में बड़ी रुकावट बना। डेविड सेंगर के मुताबिक ऐसे पेचीदा मामलात किसी एक नशिस्त में हल होना मुमकिन नहीं, जैसा कि 2015 का मुआहिदा भी तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया था। अब अहम सवाल ये है कि आगे क्या होगा। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की तहजीब को तबाह करने की डेड लाइन ख़त्म होने में महज कुछ वक्त ही रहता था कि अमरीकी सदर ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जो वुड लिखते हैं कि ये तो वाज़ेह नहीं कि मुज़ाकरात के बेनतीजा रहने के बाद ईरान पर हमले दोबारा शुरू होंगे या नहीं, लेकिन इसके इम्कानात बिलाशुबा बढ़ गए हैं। जहां तक आबनाए हुर्मुज़ का ताल्लुक है, जिसे ईरान ने बंद कर रखा था, इसके जरिए बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की बहाली का इम्कान फिलहाल ख़त्म होता दिखाई देता है। उनका कहना है कि खलीज में 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों की आमद इस जानिब इशारा करती है कि अमरीका शायद कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने के बारे में सोच रहा है। जो वर्ड मजीद लिखते हैं कि अमेरिका ने ईरान की जानिब से जोहरी हथियार ना बनाने की मुस्तकिल यकीन दहानी ना देने को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। ईरान हमेशा इस बात से इनकार करता आया है कि वो ये सबसे बड़ा दिफाई हथियार हासिल करना चाहता है, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 2 जंगों ने ईरान में जोहरी हथियार बनाने के हामियों के मौक़िफ़ को तक़वियत ज़रूर बख्शी होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये बराह रास्त मुज़ाकरात यकीनन तारीख़ी थे, मगर शायद इन्हें सिफारतकारी की नाकामी के तौर पर भी याद रखा जाएगा। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सियासी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। हमने ये सवाल उनके सामने रखा कि उनके ख्याल में मुज़ाकरात की नाकामी की मुमकिना वजह क्या थी। देखिए, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं यूरेनियम के 440 किलोग्राम यूरेनियम की किसके हवाले करना है। सही। ईरान वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं था और ईरान का ख्याल था हम खुद ज़ाया कर लेंगे या हम उसको नीचे ले आएंगे। अमेरिका एक विनिंग ट्रॉफी के तौर पे वो 440 किलोग्राम यूरेनियम चाहता था, सैंक्शंस ख़त्म करने के एवज़ और फ्रोज़न एसेट्स ख़त्म करने के एवज़। ईरानियों के लिए वो यूरेनियम अमेरिका को देना बड़ा मुश्किल था कि वो अमेरिका को दे दें और अमेरिका जो है उसको विनिंग ट्रॉफी के तौर पे लेके जाए। लेकिन अमेरिका का ये ख्याल था कि अगर हम आपको सैंक्शंस ख़त्म कर रहे हैं, आपके फ्रोज़न एसेट्स आपको दे रहे हैं, तो जवाब में आपने हमें कुछ देना है ना। फिर उसके साथ-साथ ज़ीरो एनरिचमेंट पे भी कोई मुआहिदा नहीं हो सका।
ایرانینز جو تھے وہ زیرو انریچمنٹ پہ نہیں مانے اور امریکن زیرو انریچمنٹ سے آگے جانے کو تیار نہیں تھے. ایرانینز کا خیال تھا کہ انہیں 5% تک 3.6% تک کچھ نہ کچھ انریچمنٹ کا رائٹ ہونا چاہیے سول نیوکلیئر کے لیے. لیکن امریکیوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس تو اتنا تیل اور گیس ہے، آپ کو سول نیوکلیئر کی کیا ضرورت ہے. سول نیوکلیئر تو وہ ملک بناتے ہیں جن کے پاس تیل اور گیس نہیں ہوتا. ایران کے پاس تو 100 سال کا تیل اور گیس موجود ہے، لہذا آپ انریچمنٹ زیرو کریں. ایران زیرو انریچمنٹ پہ تیار نہیں تھا. اب یہ جو انریچمنٹ کا تنازع ہے یہ 47 سال سے چل رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ انریچمنٹ کر رہا ہے. امریکہ نے اس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. JCPO میں یہ معاملہ طے ہوا، NPT میں یہ معاملہ طے ہوا، لیکن دونوں طرف سے یہ معاملہ طے ہو کر آگے نہیں چلا. اور ایران جو ہے پھر جب JCPO سسپینڈ ہوا تو وہ 60% تک انریچمنٹ لے آیا. تو اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ پر بھی نہیں ہو سکا، 440 کلو گرام یورینیم پر بات نہیں ہو سکی، اور آبنائے ہرمز کو کلین کرنے پر بھی بات نہیں ہو سکی. یہ 3 چیزیں ہیں جن پر مذاکرات ناکام ہوئے. یہ تینوں چیزیں، ایران آبنائے ہرمز کے کسی جوائنٹ کنٹرول کے لیے بھی تیار نہیں تھا. پاکستان نے تجویز دی کہ مشترکہ پٹرولنگ کر لیں، جوائنٹ کنٹرولنگ کر لیں. ایران اس کے اوپر 100% اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، اور ایران کا یہ خیال ہے کہ یہی تو ایک لیوریج پوائنٹ ہے. اگر آج ہم نے آبنائے ہرمز کو سرنڈر کر دیا تو کل کو کسی جنگ میں ہمارے پاس آبنائے ہرمز بھی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے. تو اس لیے آبنائے ہرمز کو بھی ایرانی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھے، اور امریکی آبنائے ہرمز کے اوپر مشترکہ پٹرولنگ کے تو حق میں تھے، لیکن 100% آبنائے ہرمز ایرانیوں کو دینے کے حق میں نہیں تھے. ان کا خیال تھا اتنا بڑا لیوریج اور اتنا بڑا جو وائلڈ کارڈ ہے یہ ایرانیوں کو نہیں دیا جا سکتا. لہذا آپ دیکھیں تو 3 بنیادی چیزوں پر جو اختلاف ہوا، وہ ایک 440 کلو گرام یورینیم کی حوالگی پر اختلاف ہوا، انریچمنٹ پہ اختلاف ہے کہ زیرو انریچمنٹ پہ ایران نہیں مان رہا، اور آبنائے ہرمز پر اختلاف ہے. اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. امریکہ جو تھا وہ سینکشنز ہٹانے کے لیے تیار تھا. امریکہ جو ہے فروزن ایسٹس بھی دینے کے لیے تیار تھا. امریکہ نو وار پیکٹ بھی کرنے کو تیار تھا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں جو 3 شرائط امریکہ کی ہیں تو اس کے بعد عدم جہاریت کا معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان صلح بھی کی جا سکتی ہے. ایک اور چیز جو تھی وہ میزائلز کے حوالے سے ضرور بات ہوئی، لیکن امریکن میزائلز پر لچک دکھانے کو تیار تھے، اور وہ 2000 کلومیٹر تک کی جو رینج ہے اس پر ایرانیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار تھے کہ 2000 کلومیٹر تک کے وہ میزائل بنائیں، بیلسٹک اور ڈرون. اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اتنا بڑا تنازع نہیں تھا، صرف وہ امریکیوں کو اتنا تھا کہ وہ نہ بنائیں جو امریکہ تک پہنچ جائیں، باقی آپ جو خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے دفاع کے لیے بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں. صحیح. مزمل سہروردی، ہم سے بات کرنے کا شکریہ. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے لبنان کے ساتھ امن مذاکرات کی منظوری دے دی ہے. تاہم اس پیغام میں انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ ایران کے خلاف مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، اور کہا کہ ہم اب بھی ان سے لڑ رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. The campaign is not over yet, but it is already clear we have historic achievements. I want to remember where we were. Iran tried to encircle us with a stranglehold. Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Assad regime in Syria, the militias in Iraq, the Houthis in Yemen. Iran itself, I mean they wanted to strangle us and we are strangling them. They threatened us with annihilation and they are now fighting to survive. We have prepared them. We still have more to do. یہ بیان ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا جب امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی کے تحت امن مذاکرات میں مصروف تھے. نیتن یاہو نے اسرائیل کی فوجی مہم میں حاصل کی گئی متعدد کامیابیوں کی فہرست بھی پیش کی، جن میں ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کا دعویٰ بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کامیابیاں ابھی مکمل نہیں ہوئیں. ایران میں اب بھی جوہری پروگرام کے لیے افزودہ مواد موجود ہے، اور جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا اسے ہٹانا ضروری ہے. یا تو یہ معاہدے کے ذریعے ہٹایا جائے گا یا پھر کسی اور طریقے سے. Why did we go out to this campaign? Because Iran was very close to obtaining nuclear weapons and to obtaining the ability to produce missiles, thousands upon thousands of missiles. Not a handful of missiles a day that would fall on us, but many hundreds every day, 2 existential threats that we had to push away from above our heads.
सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि पाकिस्तान से एक फौजी दस्ता मशरकी खित्ते में वाक़ शाह अब्दुल अजीज फिजाई अड्डे पर पहुंच गया है। सऊदी वजारत दिफा की तरफ से शनिचर को एक्स पर जारी तफसीलात के मुताबिक ये तैनाती दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत अमल में आई है। बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी दस्ता पाक फिजाइया के लड़ाका और मुआवन तैयारों पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुश्तरका अस्करी हम आहंगी को मजबूत बनाना, अमली तैयारी के मयार को बुलंद करना और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर अमन व इस्तेकाम के फ़रोग में ताउन फराहम करना है। याद रहे, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुतल्लक बाहमी दिफा के स्ट्रेटेजिक माहदे जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए थे, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रहनुमाओं की जानिब से इस मुआहदे को तारीखी करार दिया गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई शराकत दारी से मुतल्लक इस मुआहदे का ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ था जब इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले हमले के बाद से अरब ममालिक में तशवीश पाई जाती थी। ईरान अमेरिका इसराइल की हालिया जंग के दौरान भी इस मुआहदे का जिक्र उस वक्त सामने आया था जब सऊदी अरब ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बन रहा था। मुआहदे के बाद दारुल हुकूमत रियाज के कसर अल यमामा में मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जारी होने वाले एलामिया में कहा गया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता 8 दहाइयों पर मुश्तमिल दिफाई शराकत दारी स्ट्रेटेजिक मफादात के तनाज़र में दोनों मुल्कों ने बाहमी दिफा के स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर साइन किए हैं। एलामिया के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है, और एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वर किया जाएगा। एलामिया में मजीद कहा गया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ये मुआहिदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती और दिफा और खित्ते समेत दुनिया भर में क़याम अमन के मुश्तरका अज़म को ज़ाहिर करता है। मुआहदे के बाद सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा था कि सऊदिया और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब को हुए एक धमाके में 2 बच्चे हलाक हो गए थे। इसके बाद से मणिपुर में फिर एक बार हालात कशीदा हैं। रियासत में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। मज़ीद तफसील राघविंदर राव से। मणिपुर के उस घर का ये वही कमरा है जहां 6 और 7 अप्रैल की रात एक धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के दादा ने हमें पूरी बात बताई। इस तरफ से ब्लास्ट हुआ है, हमारे ये खिड़की में ब्लास्ट हुआ है। इसी में इनका बेड चारपाई था, बेड था, वो डबल बेड का था। वो पहले बच्चा इस तरफ था, दीवार की तरफ बच्चा, दोनों बच्चा इधर था, माँ यहाँ पर था। बच्चा का तो हाल अभी आप सबको बताए वो क्या है, तो वो भी इंजर्ड है। वो ऑपरेशन के बाद अभी सब कोई खतरे के बाहर है ऐसा बताया। और यहाँ पर सोफा था। हमें इसके बाद जो ब्लास्ट के बाद इसका स्पॉट जितना है ना, ये दाग ये ब्लास्ट का उसी के निशान हैं सारे, उसी का निशान है। तो बच्चा ने बताया पहले से इनका जब रिलीफ होकर घर में आएंगे ना मेरा बहू, इनका आँख में इसी कंडीशन में ना देखे, पहले जैसा देखे, इसीलिए जल्दी से उसको रिपेयर करें बोला है, इसीलिए हम रिपेयर में लग गया। बच्चों का जो कंडीशन माँ को अभी तक कल तक इनको पता नहीं है। हम लोग बताया कि जहाँ पर बच्चों का इलाज होता है ना, शिव कर वहाँ पर रखा बोलते हैं, इनको ये सेक्रेट रखा है। ये बात इनको पता नहीं करवाया। तो आज कैसा हुआ कि सुबह का बात है, न्यूज़ का होकर जो है ना, हॉस्पिटल में होकर लोग न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, कोई ऐसा करके वो उनका वार्ड पर वो न्यूज़ को फेंक के, उसी टाइम में वो हमारा जो पोता पोती जो है उसका शक्ल देख के उसी से इनका सेंसलेस हो गया है। अब तो पता हो गया इनको, उनका बच्चा अभी नहीं बोल के वही। उस रात एक्सप्लोजिव इस खिड़की को चीरते हुए अंदर जा गिरा
जिसकी वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। बच्चों में से एक की उम्र 4 साल थी और दूसरा बच्चा 5 महीने का था। उनकी मां को भी गंभीर चोटें आईं और वो इस वक्त भी अस्पताल में हैं। उनकी मां गुवाहाटी में एक नर्स के तौर पर काम करती हैं और मैटरनिटी लीव पर अपने घर आई हुई थीं। बच्चों के पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं और फिलहाल बिहार में पोस्टेड हैं। साल 2023 में मेतेई और कुकी समुदायों के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद हालात इतने बिगड़ गए थे कि मेतेई डोमिनेटेड इम्फाल वैली के इलाकों और कुकी डोमिनेटेड चुरा चांदपुर के इलाकों के बीच एक बफर जोन बना दिया गया था। ये त्रोंगलाओबी गांव उस बफर जोन से महज 1 किलोमीटर दूर है। बफर जोन में आर्मी के साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। लोग हमें बता रहे हैं कि जब त्रोंगलाओबी गांव में जब ये इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान गई, उसके बाद जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें इतना गुस्सा फूट पड़ा कि उन्होंने अपना विरोध जताते हुए इन गाड़ियों को जला दिया। मणिपुर पुलिस का ये कहना है कि इस भीड़ ने जब कुछ वाहनों को जलाने की कोशिश करनी शुरू की तो सीआरपीएफ ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 30 लोग घायल हैं। 7 अप्रैल से मणिपुर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इम्फाल घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। त्रोंगलाओबी आते वक्त हमें रास्ते में कई जगह पर लोग विरोध प्रदर्शन करते मिले। हम लोग सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह सकते, क्योंकि इतने सालों में है ना, एक भी जो हत्या हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग नहीं ले सकते ना। जो अभी भी हो रहा है ना हिंसा, उसमें भी हम लोग गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रख सकते। क्यों आपको उम्मीद नहीं है सरकार से? क्योंकि ये एक ही नहीं है, 2 बच्चे नहीं है, पहली बार बहुत सारे बच्चे लोग मर चुके हैं, उसके लिए भी अभी तक हिसाब नहीं हुआ है ना। अभी पिछले 3 साल से सारे माए सड़कों पे है। रात को भी हम लोग सड़कों पे रहते हैं, दिन को भी हम लोग रोटेशन वाइज में सड़कों पे रहते हैं। क्यों रह रहे? पहले तो 3 साल पहले तो मणिपुर ऐसा नहीं था। मणिपुर सरकार ने ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया है। मणिपुर पुलिस का कहना है कि उसने इस मामले में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनसे भारी मात्रा में असला बारूद भी बरामद किया है। यूकेएनए ने इस मामले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में रह रहकर हिंसक घटनाएं लगातार होती रही हैं। यहाँ के लोगों में निराशा और गुस्सा अब नजर आने लगा है और साथ ही सरकार से एक नाउमीदी भी। मारूफ भारतीय गुलकारा आशा भोसले इतवार के रोज 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक की है। शनिचर के रोज दिल का दौरा पड़ने पर आशा भोसले को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनका जिस्म तो चला गया, लेकिन उनकी आवाज हमेशा के लिए हमारे दरमियान मौजूद रहेगी। वक्त बदला, मंजर बदले, कितनी ही नई नस्लें इस दुनिया में आईं, कितनी ही हीरोइंस पर्दाए स्क्रीन पर आईं और अपना दौर गुजार कर चली गईं, लेकिन आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। आशा भोसले की तवील और मुश्किल जद्दोजहद कभी भी इस आवाज को थका ना पाई। आशा भोसले में गुलकारी की गैर मामूली सलाहियत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दूसरी पोजीशन पर इक्तफा करना पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी अजीम और लेजेंडरी बहन लता मंगेशकर इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 थी। इंडिया में पसे पर्दा गुलकारी के उफक पर लता का सूरज चमक रहा था जब आशा ने इस सूरज के सामने अपनी आवाज का शोला जलाने पर इसरार किया। उन दिनों यह तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अपनी साबित कदमी और बेमिसाल सलाहियत के साथ आशा भोसले लता मंगेशकर के साए से बाहर निकली और मौसीकी के आसमान पर जगमगाई। मौसीकी से आशा का ताल्लुक उनके पैदा होते ही कायम हो गया था। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर क्लासिकी मौसीकी के स्कॉलर और मराठी थिएटर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। वक्त के पहिए घूमते रहे, मौसीकी के आलात बदलते रहे, लेकिन आशा की आवाज की तवानाई कभी कम नहीं हुई। बाद के बरसों में ए.आर. रहमान के साथ रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र उनकी धुनें महदूद नहीं कर सकती। जहां अपने दौर के बहुत से मशहूर गुलकार मौसीकी और रीमिक्स की बदलती हुई नौयत से नाखुश थे, आशा ने पूरे दिल से नए दौर को कबूल किया और खुद अपने पुराने गानों का एक रीमिक्स एल्बम जारी किया और नई नस्ल को इस जादुई मौसीकी से मुतारिफ कराया।
आशा भोसले का सफर कांटों से भरा हुआ था, अपनी बहन के बड़े साई से आजाद होने की जद्दोजहद, लेकिन आखिरकार इसका अज़म गालिब रहा। 12,000 से ज्यादा गीत गाकर उसने दुनिया को दिखाया कि वो एक मुकम्मल फनकार हैं, एक ऐसी आवाज जो कल भी जवान थी और जो हर नस्ल की रूह को छूती रहेगी थी। आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। रूस के नुमाइंदे मिखाइल ओलियनोव ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा चाहता है तो उसे तवील और मुतादिद मुज़ाकराती अदवार के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इतने पेचीदा मामलात पर चंद घंटों में इत्तफाक राय की तवक्को गैर हकीकत पसंदाना है। उनके मुताबिक मुआहदा उसी सूरत मुमकिन होता है जब कोई एक फरीक मुकम्मल तौर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता है, जो इस मामले में देखने में नहीं आया। ओलियनोव का कहना था कि मुअस्सर सिफारतकारी के लिए माहिरीन की सतह पर कई नशिस्तें और मुसलसल मुज़ाकरात नागुज़ीर होते हैं। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में हालिया अमरीका ईरान मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए थे, जिसके बाद खित्ते की सूरत हाल पर गैर यकीनी बरकरार है।